शिक्षा मित्रों से जुड़ी सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने स्टूडियो में उपस्थित हैं और हमारे पास मौजूद हैं शिक्षा मित्रों के पूर्व प्रदेश पदाधिकारियों में, संगठन में बहुत ही सक्रिय और जुझारू कार्यकर्ता रहे, पदाधिकारी रहे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जितनी भी लड़ाइयाँ रही हैं सभी लड़ाइयों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और कोर्ट की जानकारी भी बहुत अच्छे से रखते हैं, क्योंकि इन्होंने स्वयं हाई कोर्ट में जब 12 सितंबर 2015 को शिक्षा मित्रों का मामला निरस्त हुआ था, उस समय भी ये कोर्ट में अंदर मौजूद थे और उन्होंने हर डेट पर जो शिक्षा मित्रों के पैरवीकार के रूप में लड़ाई जो लड़ी गई थी उसमें मौजूद रहे। उसके बाद जब 12 सितंबर 2015 के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, 2016 में 2015 के लास्ट में 6 दिसंबर 2015 को स्टे मिला था और उसके बाद लगभग 1.5 साल सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई चली, तो उसमें भी हर डेट पे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं, राकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो राकेश जी, थोड़ा ये शिक्षा मित्रों का जो लंबा संघर्ष रहा है और आज शिक्षा मित्रों की जो स्थिति है उस पर हम थोड़ा बात करेंगे। पहले अपने परिचय के साथ, जो शिक्षा मित्रों ने लगने के बाद क्या क्या झेला है और आज आगे क्या संभावना है, उस पर थोड़ा सा आप पहले अपने परिचय के साथ बात करें। राकेश जी। मेरा नाम राकेश यादव है थोड़ा और तेज। गुन्नौर संभल से हैं हम लोग। तो मैं आपको बता दूं सभी को कि जो हाई कोर्ट का मैटर था, इसको हमने बड़ी गहनता के साथ लड़ाई लड़ी और वकीलों ने अच्छी पैरवी भी हमारे साथ की। और खरे साहब को आज भी लोग कहते हैं खरे साहब खरे साहब। खरे साहब कुछ नहीं थे उस समय हमारे वकील के सामने। बहस जब चली 3 दिन लगातार बहस चलने के बाद हमारे खरे साहब को कोई जवाब नहीं बनता था। जज साहब को भी ये कहना पड़ता था कि खरे साहब कुछ अच्छे सवाल लाइए जिनसे इनका मैटर सुलझ सके। तो DY चंद्रचूड़, यशवंत सिन्हा, दिलीप, इन लोगों ने बहस को सुना तो सही, मगर उसका निर्णय जो है हमारी जो दलीलें थीं उनको दरकिनार करके जजमेंट जो है दिया। और वही यशवंत वर्मा जो आज विवादों के घेरे में हैं, जिनके घर पे अर्धजले नोट बोरियों से पकड़े गए और आज सुप्रीम कोर्ट और सरकार के संरक्षण में जो भी हो रहा है, क्योंकि वो मुख्य न्यायपालिका के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और शिक्षा मित्रों का मामला भी उन्होंने, जो 3 जजों की बेंच थी उसमें यशवंत वर्मा भी मौजूद थे। उन्हीं की बात कर रहे हैं राकेश जी कि जब शिक्षा मित्रों का निर्णय आया था तो उस समय यशवंत वर्मा, DY चंद्रचूड़ और दिलीप गुप्ता 3 जज मौजूद थे। तो राकेश जी, जैसे आपका कहना है कि हाई कोर्ट में इतने अच्छे आपने बहस कराई थी, उसके बाद आपकी जो आर्गूमेंट है, जो वकीलों की दलीलें थी, वो कोर्ट ने आपकी दलीलों को नकार दिया। कोई भी नकार दिया। उसका ऐसा क्या कारण रहा कि आपके पक्ष को बिल्कुल ही नकारते हुए, क्या ऐसा उसमें कोई और कारण रहा, उस पर आप। देखो, इसमें एक चीज़ है कि सरकार की जो दलीलें थीं वो हमारी मजबूती से नहीं रखी गई। और एक हम IA के माध्यम से सरकार के कोर्ट में खड़े हुए थे और वहाँ पार्टी सरकार थी या आनंद जो थी विपक्षी B.Ed वाले थे हमारे। तो हमारी दलीलें दी गई, सुना भी गया। सुनने के बाद हमें दरकिनार कर दिया गया, उसको हमारी उसकी तवज्जो नहीं दी गई उनको। और हमारी ये समायोजन की प्रक्रिया है जो भी रही है, वो ये एक बात मैं पूछना चाहता हूँ इन मजिस्ट्रेटों से या सरकार के लोगों से कि जब कोई शासनादेश होता है उसको राज्यपाल अनुमोदन करता है तब कोई 81% लोग हमारी वीडियो तो देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आपने भी नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो है सचिव या मुख्यमंत्री उसको वेरीफाई कर पाता है। अब जब शासनादेश हमारा राज्यपाल द्वारा अनुमोदित था तो फिर हम कहाँ गलत थे? भाई हम लोग गलत कहाँ थे? राज्यपाल ने जिस चीज़ की अनुमति दे दी वो शासनादेश बना, शासनादेश बाद सरकार ने उसका समायोजन किया और समायोजन हमारा बिल्कुल सही था, उसमें अच्छा, कोई उस वक्त जो समायोजन हुआ था तो लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी है कि ये इंटर पास थे, तो उस समय सरकार ने क्या प्रक्रिया रखी थी और किस योग्यता के आधार पर शिक्षक बनाया गया था शिक्षा मित्रों को? देखिए, RT एक्ट लागू हुआ 2009 में और शिक्षा मित्र बना 1999 से, ठीक है।
उस समय हमारे ऊपर ना टेट थोपा जा सकता है, ना अन्य कोई आदेश उस पर थोपा जा सकता है। उसके बाद हमारी मांग थी कि हमें ट्रेनिंग भी दे दी जाए, तो पत्राचार के माध्यम से हम लोगों को जो है 2 वर्षीय बीटीसी कोर्स कराया गया। और आज अब की बात करें तो उस समय जब समायोजन नेस्ट हुआ था, उस समय लगभग हम 45,000 टेट पास शिक्षा मित्र थी। तो उन चीज़ों को रखने के बाद भी कोर्ट ने उसको नहीं माना, ना टेट माना, ना बीए माना। उन वहाँ सबने सिर्फ इंटर पास कह के हमको हटाया गया, जबकि उस समय भी ग्रेजुएशन थी। उसमें क्योंकि जो बिना आपने उसमें जो बात रखी थी तो उसमें शिक्षा मित्र जो सभी बीटीसी थे, 2 वर्षीय बीटीसी, तो 2 वर्षीय बीटीसी जब BTC किया तो सारे लोग तो स्नातक बिना बीए करे बीटीसी तो कर ही नहीं सकता उस समय बिल्कुल आदेश कर था। ही नहीं सकते। ठीक है। तो जो बीटीसी किए वही आगे बीटीसी के बाद सहायक अध्यापक वही बने। सहायक अध्यापक जब ही बना जब बीटीसी कंप्लीट अब हो गई। आपको अयोग्य कहा तो अयोग्य के कारण और क्या, यदि टीटी बची, लेकिन टीटी का तो जजमेंट में कहीं जिक्र ही जिक्र नहीं नहीं है। आया टीईटी का कहीं, ना सी टेट का, ना टेट का कहीं जिक्र, ना हाई कोर्ट में किया गया, ना सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। क्योंकि वो जो पात्रता उसमें लिखी हुई थी कि जो शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने नियमावली जो बनाई थी उसमें क्या लिखा था? उसको समायोजन प्रक्रिया में जब नियमावली बनी तो उसमें भी कहीं टेट का और सुपर टेट का कोई चर्चा में नहीं थी, और ना ही सी टेट का कोई जिक्र है। आरटी एक्ट का जिक्र था उसमें। आरटी एक्ट का जिक्र था, तो आरटी एक्ट लागू हुआ है 2009 में, और 10 में फाइनल हुआ था। तो उस समय भी आरटी एक्ट में ये प्रावधान था, तो नई भर्तियों के लिए था, न कि शिक्षा मित्रों के लिए। नई भर्तियों के लिए था। देखिए हाई कोर्ट के बाद शिक्षा मित्र तमाम लोग के घर में परेशानियां बढ़ी, शिक्षा मित्रों में अटैक पड़े, बहुत सारी मौतें हुई, ये जो है सरकार सुप्रीम की, कोर्ट मामला गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गलत नीतियों के कारण शिक्षा मित्र आज अपनी आत्महत्याएं कर रहा है, या वो जो भी कर रहा है, वो सिर्फ इन दोनों कोर्टों को, मैं तो ये कहूँगा दोनों कोर्टों का गलत जजमेंट जो है हमारे शिक्षा मित्रों को परेशान कर रहा है। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं, हाई कोर्ट में भी रहे, हाई कोर्ट का आपने बताया कि ये 3 जज मौजूद थे, यशवंत वर्मा, डीवाई हम बता रहे चंद्रचूड़, हैं कि दिलीप दोबारा गुप्ता। कह रहे हैं कि खरे साहब हमारे विपक्ष में खड़े थे, तो खरे साहब को जवाब नहीं बनता था शाम तक, बस 5 मिनट लास्ट में बोलते थे। जज साहब को भी ये कहना पड़ता डीवाई चंद्रचूड़ और यशवंत सिन्हा को कि भाई आप लोग जो है कोई अच्छा सवाल इसका जवाब दीजिए, ये सवाल आपके उसमें नहीं है। जैसा कि एक वीडियो भी वायरल हुआ हाई और कोर्ट का, वकील, अब वो बार बार वकीलों का। वीडियो भी वकील भी वहाँ बताते रहते हैं, सबको मालूम, क्योंकि जिस समय हम चैम्बर में हुआ करते थे, तो चैम्बर में शिक्षा में तो खड़े होने को 10 शिक्षा में खड़े नहीं हो पाते थे, मगर 350 वकील वहाँ केस को सुनने आते थे। तो ये कुछ ना कुछ और ही कारण रहा जो तुम्हारे पक्ष को नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में भी आपके बहुत सारे वकीलों ने सरकार के दलील दबाव में कहूँगा कि सरकार के दबाव में जजों ने जजमेंट दिया। और अच्छा, उस समय तो सपा की सरकार थी यूपी में, जब 12 सितंबर 2015 को ऐसा कि उस समय तो सरकार समाजवादी पार्टी की थी। वो उस समय तो कुछ कोर्ट मैटर जो ये है आया कोर्ट कि ने डीवाई चंद्रचूड़ किसी उसके चेयरमैन बनने जा रहे थे, वो शायद सपा सरकार ने उनको नकार दिया था, इस वजह से वो बदला उन्होंने हमारे शिक्षा मित्रों से लिया। अच्छा लोकायुक्त का चुनाव होना था, कोई लोकायुक्त चुनाव का होना था, चुनाव ये होना ध्यान था। नहीं ये बात हमने भी सुना कि लोकायुक्त का चुनाव हुआ और अखिलेश और डीवाई चंद्रचूड़ जब सीजीआई मतलब मुख्य न्यायाधीश थे हाई कोर्ट के, तो इनमें 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा हो गया था, वो भुगतना तो शिक्षा उसका मित्रों पर। दंड शिक्षा मित्रों को झेलना पड़ा क्या? जी हाँ, हम तो यही मानते हैं कि हमें जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ उस इलेक्शन की वजह से इनको। लेकिन आप लोगों ने किसी ने ये सी आवाज़ नहीं उठाई, ऐसा क्या डर गए कोर्ट से? क्या आपको जो डर सता गया देखिए, कि कोर्ट हमारे के खिलाफ पास हम बोल गए कोर्ट तो के शायद हमें कोई जेल ना भेज दे? हमारे पास कोर्ट के माध्यम से दूसरा कोई नस्ता, हम जज साहब से सीधे नहीं लड़ सकते, हमें तो उसी केस को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा हमें, कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, और उस समय सरकार भी जाने को तैयार थी। तो अच्छा, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में चला तो उसमें शिक्षा मित्रों के नाम से तो नहीं चला, उसमें तो सरकार गई थी। सरकार गई थी, आप उसमें लोगों का क्या रोल था उसमें? हम जो है अपनी बात रखने के लिए आईए के माध्यम से वहाँ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए थे। आईए को आपको सुना कहाँ गया सुप्रीम कोर्ट नहीं में? सुना गया, हमें बराबर सुना गया, बहस में हर पूर्ण सुना जाता था, और अच्छे वकीलों के साथ हम खड़े हुए थे, मगर हमारी जो दलीलें दी गई वकीलों के माध्यम से उसको कहीं भी जजमेंट में लिखा तो गया कि इन्होंने ये दलील दी, मगर उसका जजमेंट नहीं दिया गया हम लोगों को। जो आपकी दलीलें मान लो देश के माने जाने वकील जो है, हस्ती वाले वकील जो आज भी यहाँ शायद नहीं रहे, राम जेठमलानी जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम वकीलों में से आते थे, राम जेठमलानी हमारे क्या वकीलों क्या ने- मैं आपको कपिल कहता हूँ, रोकने अमित क्या? सिब्बल, हमारे वकीलों ने दलील बहुत बढ़िया दी थी, मगर उसका जजमेंट जो पढ़ा, ये कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े, तो उसमें वकीलों के नाम है, उनकी अग्रीमेंट दी है, यानी जो उन्होंने बात रखी है वो भी लिखी गई है, मगर जजमेंट में उसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया।
अच्छा, हम भी जब वो सुप्रीम कोर्ट का देखते थे जजमेंट और जो भी सुनवाई होती थी उसकी जानकारी मिलती थी, हमने तो ये सुना कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों के पक्ष में सुनवाई हुई है और बहुत अच्छा जजमेंट आया। क्या ओवर कॉन्फिडेंस में आपके साथ ये क्यों हुई? कोई और कुछ कारण रहा जो नहीं शिक्षा नहीं, मित्रों के हम साथ? उसको नहीं मानते ओवर कॉन्फिडेंस। जो बहस होनी थी, वकीलों ने अपनी बात रखी, अच्छे से रखी, और जजमेंट में भी लिखा गया है उसको, मगर उसका रिजल्ट जो दिया गया है उसको लास्ट में ये कह दिया कि हाई कोर्ट ने जजमेंट इनके जो किया है वो सही किया है। अच्छा, हाई कोर्ट का ही जजमेंट सेम बिल्कुल कॉपी करके वही जजमेंट वो राइट जजमेंट रख दिया, टाइप करके। दलीलों को सुना गया, कोर्ट ने अपना समय बर्बाद किया, हमारा पैसा और समय बर्बाद किया, मगर उसका जजमेंट नहीं दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में तो ये कहीं नहीं था कि इनको वापस 10,000 रुपये पे कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं, क्या कारण ये है? भी उसमें सरकार ने जो किया है वो गलत किया है, क्योंकि उस समय जो एनसीईआरटी ने जो आदेश किया, उसी समय जैसे 25 सितंबर को, वो 25 जुलाई को हमारा आदेश आया था, और उसके बाद अक्टूबर में इन्होंने आदेश कर दिया कि समझ लो आपको जो है 10,000 मानदेय फिक्स किया था। उससे पहले एनसीईआरटी एक गाइडलाइन जारी कर चुकी कि पद पर रहते हुए अपनी योग्यता पूर्ण कर सकते हैं, और इन्हें 4 साल का समय दिया था, मगर सरकार ने उस आदेश को भी एनसीईआरटी को खत्म कर दिया। गजट आया था 10 अगस्त 2017 को, हाँ। भारत का राजपत्र। वो राजपत्र आया, एनसीईआरटी ने आदेश दिया कि पद पर रहते हुए अपनी योग्यता पूरी कर सकते हैं। तो योग्यता मतलब सिर्फ टेट था, और उसको भी ना करके इन्होंने जैसा अपना, कि उत्तराखंड में है, कई हर प्रदेश में अलग अलग रूप हैं, मगर सबसे बुरा प्रदेश है तो हमारा उत्तर प्रदेश की शासन है, जो कई बार आदेश हाई कोर्ट से हो चुके हैं शिक्षा मित्रों पक्ष में, उनको नहीं माननी है। और भाई समान का हाई कोर्ट में अभी अवमानना केस याचिका चल रहा है। अवमानना याचिका चल रही है, उसका समझ लो अवमानना याचिका क्यों करनी पड़ी? आदेश मान लेती तो क्या? सरकार कहती है हम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, हम कहते हैं कोर्ट का आदेश का पालन करते हैं, तो क्यों नहीं मानते समान का समान वेतन का आदेश? देखिए, सरकार तुम्हारे शिक्षा मित्रों के खिलाफ आया तुरंत लागू कर देती है, और जब शिक्षा मित्रों के पक्ष में भी कुछ जजमेंट आए हैं, आपने केस लड़े हैं, तो कई कौन-कौन जजमेंट से आ चुके हैं। जजमेंट ऐसे हैं जो शिक्षा मित्रों के पक्ष में आए हों और सरकार ने नहीं माने? एक अभी चल रहा है, तुम्हारे जनवरी में भी तारीख थी, और उस समय हम तो एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि हमारे शिक्षा मित्रों की जिस दिन डेट लगती है उस दिन ही जजों को छुट्टी क्यों लेनी पड़ती है, हमारी समझ में नहीं आता। या अभी 19 अभी एक तारीख भी थी है, 1 मई को भी रजिस्ट्रार ने जो है केस को दूसरे जजमेंट को जज को ट्रांसफर कर दिया। क्या जरूरत पड़ी भाई? जो जज पहले से ही सुन रहा है तो उसको दूसरे कोर्ट में उसमें ट्रांसफर जो कर दिया। 1 मई को, हाँ मुझे ध्यान है, 1 मई को सुनवाई थी जितेंद्र भारती वाले केस में। जितेंद्र भारती वाले उसमें केस में 30 अप्रैल को ही एफिडेविट गवर्नमेंट के जो सचिव साहब हैं दीपक कुमार, उन्होंने एफिडेविट में लिखा कि हम कोर्ट से एक निवेदन किया कि हम कोर्ट के कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकते कि कोर्ट के आदेश के हम अवहेलना करें, लेकिन कोर्ट के आदेश की अवहेलना की बात उनमें लिखित में दिया है कि हम इनका काम करेंगे, लेकिन 6 बार कंटेम हो गया, 6 बार तारीख लग गई उसकी, और लगातार सरकार टाइम लेते लेते आगे क्यों भाग रही है? इसका ऐसा क्या कारण है शिक्षा मित्रों के साथ देखो, सरकार? हम तो एक चीज़ मानते हैं कि सरकार हमको एक राजनीतिक के तहत हमारा क्या कहें, हमारे साथ गलत कर रही है। यानी एक तरह से सौतेला व्यवहार मान सौतेला व्यवहार राजनीतिक कारणों से कर रही है, और जबकि शिक्षा मित्र हो चाहे कोई भी समझ लो सरकारी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी हो, वो हमेशा सरकार का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। अगर वर्तमान में कोई भी कर्मचारी है या चाहे संविदा कर्मी है, चाहे वो परमानेंट कर्मचारी, लेकिन राज्य सरकार जो वर्तमान में होती है उसी का होता है। भाई उसी का होता है, और वो जो लेकिन है, शिक्षा मित्रों की आए दिन जब अभी कोई परेशानी है तो वो उसी सरकार से रोएगी, दूसरी सरकार जब है ही नहीं कोई तो राकेश जी, अभी देखा हमने पिछले सप्ते में अभी 3 शिक्षा मित्रों की मौत इस सप्ते में हुई है। 2 से एक हार्ट अटैक हुआ है और एक बीमारी के कारण, और एक रमेश मिश्रा जो प्रदेश कोषाध्यक्ष थे, उनका भी अभी 3 दिन पहले बीमारी लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे। भाई लंबी बीमारी से राजस्थान भी रहे वो 15-20 आप दिन। सरकार से या कोर्ट के उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि सरकार जो है, जैसे हमारा कोई आत्महत्या करता है, लंबी बीमारी के कारण वो ख़त्म होता है, तो सरकार उसको कुछ उसी क्षेत्र के डीएम के माध्यम से अनुदान प्रदान कराए, जिससे उसके बच्चों का भरण पोषण कुछ समय के लिए हो सके। यानी जनपद वाइज, जैसे जिस जिले में कोई शिक्षा मित्र अगर एक्सपायर हो रहा है, चाहे वो आर्थिक तंगी में हो, हृदयाघात हो सकता है, बीमारी से हो सकता है, भाई ये सब, और मानसिक अवसाद भी हो सकता है, तो इसके लिए एक जिला स्तर पे डीएम के माध्यम से उसके ज़िले से मदद मिलनी चाहिए, जिससे कि कुछ समय के लिए उसको जो है अभी आप कमी ना महसूस हो। जैसे अब सरकार में
लोग मिलने मिलाप का काम काफ़ी दिन से चल ही रहा है। संगठन भी खूब प्रयास में लगा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। अभी तो जो ट्रांसफ़र का आदेश आया 6 जनवरी को मैं आदेश उसको भी 3 कहूँगा, जनवरी का आदेश हुआ पड़ा है और सरकार अभी तक इस पर कोई भी आदेश नहीं कर पा रही कि इनकी प्रक्रिया कब स्टार्ट किया। और लोग उस पर आस लगाए बैठे हैं कि हम अपने नज़दीक विद्यालय में पहुंच जाएं। और मैं बार बार कई जिलों से फ़ोन आते रहते हैं मेरे पास, तो वो ये बताते हैं कि 60 से 70 किलोमीटर पर डे जाना और आना इस महंगाई के दौर में, मान चलो 60 किलोमीटर का टिकट भी देखा जाए तो बहुत 90 रुपये का, 90 रुपये एक तरफ से वो किराया खर्च करता है। यदि वो घर से टेम्पू भी पकड़ता हो बस के लिए तो 20 रुपये उसका भी खर्च होता है। 140-50 रुपये 150 खर्च करने के बाद 200 रुपये में वो कैसे अपने बच्चों का पेट पालेगा या बीमारी में लगाएगा। जबकि शिक्षकों का भी ट्रांसफर आया है, वो आदेश हो गया, वो उनके आदेश उनका बहुत जल्दी हो गया। क्रियान्वय भी होने वाला है अभी इसी महीने में भाई शुरू भी उनका हो बहुत जाए। जल्दी करती है यहाँ, समझ लो अरे कुछ लोगों को उम्मीद है कि समझ लो कुछ तो नज़दीक आ जाएंगे तो किराया भाड़ा तो बचेगा उसका। हाँ, कुछ परसेंट 10-20% लोगों को राहत मिलेगी जो राहत लंबे मिलेगी। दूर उनको जबकि जाना इसमें होता है। सरकार का कोई भी खर्चा नहीं होता, इसमें जो है सरकार का चवन्नी खर्च नहीं होती है और शिक्षा मतों को देखिए, काफ़ी हाँ, लाभ हो तो सकता है। शिक्षा मित्र लगातार सरकार की हर योजना का पालन करते आ रहे हैं। अभी समर कैंप का कोई अब विरोध समर नहीं कैंप हुआ। की बात करें तो समर कैंप में समझ लो शिक्षा मित्र और अनुदेशों को लगाया गया है, ठीक है। अध्यापक को 1 लाख प्लस सैलरी मिल रही है, उनको क्यों नहीं लगाया गया। मैं सरकार से एक सवाल करना चाहता हूँ, शिक्षा मित्र इतना गया गुजरा हो गया कि वो मजबूरी में उस काम को कर रहा है। बस छुट्टियां, सरकार भाई गर्मी उसके लिए शिक्षा मित्र को भी अध्यापक को भी है, तो फिर या तो दोनों को बराबर लगाया जाए, पूरे स्टाफ को वहाँ लगाया जाता तो शिक्षा मित्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। या फिर प्राइमरी और जूनियर दोनों स्कूलों में समर कैंप चलाओ, हम कम मना कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा है राकेश जी, कि जैसे शिक्षा मित्रों ने ना तो समर कैंप का ही विरोध किया नहीं नहीं, और ना ही मतलब संगठन ने विरोध किया। क्या सरकार से इसलिए विरोध नहीं किया कि सरकार कुछ अच्छा करने की कोई उम्मीद उन्हें दिख रही है, मैं तो ये या कहूंगा फिर कि या फिर उनके साथ आर्थिक स्थिति मजबूरन यानी जून में बेरोजगार रहते आर्थिक हैं? स्थिति की नहीं, सरकार को मालूम था कि अध्यापक काम नहीं करेगा, कल को वो धरना प्रदर्शन करेगा, शिक्षा मित्र उसको नहीं कर पाएगा, इसलिए शिक्षा मित्र को चुपचाप लगा दिया गया। हाँ, जैसे शिक्षा मित्रों को लगा दिया कि शिक्षा मित्र आज धरना प्रदर्शन भी नहीं कर पाएगा और कहीं जा नहीं अध्यापक जो पाएगा। है उसी दिन खड़ा हो जाता कि हम इसको नहीं करेंगे, हमारा ये छुट्टियां हैं और हम इनका जो बाहर जो घूमना फिरना है उनका वो काम चलेगा और सरकार को मानना पड़ता। वो सरकार वो ड्यूटी करते ही नहीं किसी की। अध्यापकों का तो आज भी लगातार पीछे तक विरोध रहा, इंटर कॉलेज वालों का रहा, जूनियर वालों का अध्यापक रहा। भी चला है, जूनियर प्राइमरी का अध्यापक जो था वो कल उसी दिन विरोध पर खड़ा हो जाता और किसी कीमत पर कार्य नहीं करता। शिक्षा में तो मजबूर होकर अपना काम कर रहा है और सरकार को ये दिखाना चाह रहा है कि हम किसी परेशानी से नहीं हटते। अच्छा राकेश जी, अभी एक केस जो पुराने समय से लंबे समय से चला आ रहा है, जिसमें शिक्षा मित्र आज पार्टी बन के सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो गया है, जिसकी अभी 19 मई को सुनवाई होनी थी, हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो 19 मई को शिक्षा मित्र, उसमें कोई अच्छा पैरवकार तैयारी नहीं थी, जो भी उन्होंने वकील किए थे उनको पूरी तैयारी नहीं थी, इसलिए जल्दबाजी में उन्हें कोर्ट नहीं भेजा और तारीख को आगे बढ़वा दिया। इस मैटर में आपकी क्या राय, आप क्या इस केस से क्या उम्मीद है? देखिए, इस केस से मैं पूरे प्रदेश की शिक्षा मंत्रियों से कहूँगा कि वो बढ़ चढ़कर इसमें पैरवी के लिए सहयोग करें और ये केस एक रामबाण सिद्ध होगा आपको, ठीक है। और वकीलों की बात करें तो वकील अच्छा ही खड़ा किया था। अभी पहली तारीख थी, पहली तारीख में कोई सा कोर्ट सही उसमें प्रार्थना पत्र ही स्वीकार किया था। अगली तो दलीलें जब चलती हैं तो तारीख जब लगती है तब आगे कार्रवाई होता है। अब आगे आपकी इसमें कैसी रणनीति रहेगी? अब तो लंबा समय भी मिल गया आपको, अब केस की लंबा सुनवाई समय मिल जुलाई गया। से पहले तो हो नहीं सकती, जुलाई लास्ट में जुलाई में होगी। जाके तारीख मिल हाँ, पाएगी या और फिर हो लेंगे। सकता है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में भी चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमारा हाथ मजबूत करें, जिससे कि हम अच्छा वकील खड़ा करके पैरवी इसकी सही से करा पाएँ। तो आप लोग इतनी बड़ी संख्या में हो और इस थोड़ी सी संख्या इस केस को हैंडल कर रही है, तो अगर सारे लोग मिलके क्यों ना एक बार तो मैं ये उम्मीद, चाहता हूं- अगर आपको कोर्ट पे उम्मीद है नहीं अब इस बार, हमें कोर्ट पर पूरी उम्मीद है। हम नहीं कहते कि 1000 सहयोग करो, 500 रुपये से भी सहयोग करेंगे। जिनको, हाँ, जो बिल्कुल बेचारे परेशान हैं, इस 10,000 के ऊपर है, उनसे हम नहीं कहेंगे सहयोग करें। जो कुछ संपन्न है, संपन्न लोग इसमें बढ़ चढ़ के अपने आप को सहयोग करें। बिल्कुल। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे, राकेश कुमार शिक्षा मित्र हैं और इनका जो ब्लॉक है गिन्नौर एक पहचान रही है उसकी अपनी अलग, क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी इस क्षेत्र से, गिन्नौर क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं। और ये संभल ज़िले का, पहले बदायूं ज़िले में लगता था, आज संभल ज़िले में है। गिन्नौर विधानसभा, गिन्नौर तहसील भी है और गिन्नौर ब्लॉक भी है, जनपद संभल में आता है। तो राकेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा
और जितने भी हमारे शिक्षा मित्र साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमने ये चर्चा की है, और अगर ये हमारी आपसी बातचीत राकेश जी के साथ आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं कि आगे इस केस के लिए तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है, क्योंकि इसमें जो इसके मेन पिटिशनर हैं वो बहुत संपन्न व्यक्ति भी हैं, और इस केस के लिए उन्होंने आज तक किसी से पैसे की अपील नहीं की। ये तो हमारा कर्तव्य बनता है कि एक व्यक्ति हमारे लिए लड़ रहा है तो हम अपने कर्तव्य को निभाएं, जो हमारा फ़र्ज़ है। आप सभी का फ़र्ज़ बनता है कि आप उनका साथ दें, आप सभी के लिए लड़ रहे हैं वो। और उसमें मेन कारण ये है इसमें राकेश जी कि इस केस से जो फैक्ट हैं, इसमें जो इतने सारे एविडेंस लगे हैं, आज तक किसी केस में नहीं लगे, क्योंकि आज तक शायद किसी ने 26 मई 1999 की शासनादेश को चैलेंज किसी ने नहीं किया। इसमें किया किसी ने? बताओ। आप लोग तमाम लड़ाई लड़े। और भी एक मैं चीज़ बता दूं आपको, इसमें सबसे बड़ी मूल धारणा जो है वो हमारी 1999 का जो आदेश था 1450 से हमारी शिक्षा मंत्री की नियुक्ति होनी थी, मगर हमारे 2000 में जब स्टार्ट हुआ तो 2250 यूपी गवर्नमेंट ने उस समय रखा जी। ठीक है। और उस समय हम एक राज्य परियोजना के तहत शिक्षा मंत्री बने, न कि संविदा पर। संविदा शब्द हमारा जो लगा वो 2005 के शासनादेश को उठा के देखे, जब से भी वो मतलब एजेंट लगा के पेन से बाकी लेटर पूरा कंप्यूटर से टाइप होता था, हमारा एजेंट लगा के उसको जबकि आपके केस में तो जो आपका जो संविदा नहीं, आपको समाज सेवी बताया, वो शासनादेश तो अलग से जारी हुआ है। ये 2005 से संविदा लिखना शुरू किया है और अधिकारी अपने आप लिखते हैं, शासनादेश में किसी में संविदा शब्द नहीं आता। जो 1 जुलाई 2000 का शासनादेश है उसमें आपको समाज सेवी लिखा है, जबकि लिखा है 2005 तक समझ लो कोई भी आदेश हुआ है। 2005 में हमारा 150 रुपये बढ़ा था, तब भी हमारा वही समाज सेवी लिखा गया। मतलब बीच में एक एजेंट करके जो लगाते हैं, कोई चीज़ छूट जाती है और हम एजेंट ऊपर लिख देते हैं कि ये साहब हमारी छूट गई, तो वो वहाँ पे संविदा सब कई आदेशों में 7-8 तक देखा गया। तो देखिए, अभी वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आज इस पर चर्चा में है ही इतने ही बात ख़त्म करते हैं। और सभी का मैं दोबारा से फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हैं, चाहे शिक्षा मित्र से हट के हैं। विशेषकर शिक्षा मित्रों के लिए हम विशेषकर हमारा जो वीडियो होता है 80% जानकारी हम शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की, उसके बाद जो भी बेसिक शिक्षा परिषद से खबर होती है उस पर वीडियो बनाते हैं, और हमारा 10% जो वायरल खबरें होती हैं उन पर हम वीडियो बनाते हैं। तो आपका प्यार हमारे चैनल पर है, आपसे निवेदन है कि हमारे बने रहें हमारे चैनल पर। हम वीडियो जब भी भेजें आप उसको पूरा सुनें, देखें, समझें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई साथी अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपको सब्सक्राइब करने में भी कोई पैसा खर्च नहीं होता है, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। तो आप करिए ताकि हम आगे से आपको वीडियो बना के आप तक पहुँचाते रहें। अगर आपको कोई टॉपिक है, आपको जानकारी हम इस केस से संबंधित है, अन्य कोई शिक्षा में से अच्छी जानकारी आप रखते हैं, कोर्ट में आप लड़े हैं, कोई भी बेहतर जानकारी आपके पास है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ताकि हम आपसे संपर्क कर लें और आपकी फ़ोन करके आपके उस टॉपिक पर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।